एक धीमी सी धमाके की आवाज आई, कीमिया भट्टी हिली और फिर शांत हो गई। जब भट्टी का ढक्कन खोला गया तो 9 भरी हुई गोलियां दिखाई दी। अमृत की एक तेज सुगंध उसकी ओर बही, जिसने उसके हृदय और आत्मा को ताजा कर दिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर एक गोली अपने हाथ में ले ली। गोली पूरी तरह गोल थी, उस पर हल्की चमक थी और हल्के हल्के पैटर्न की एक परत थी। हालांकि गोली का पैटर्न हल्का है और रंग पर्याप्त चमकीला नहीं है, गोली की आध्यात्मिकता थोड़ी खो गई है, लेकिन इसे मुश्किल से मध्यम श्रेणी की गोली माना जा सकता है। यह पहली मध्य श्रेणी की गोली है जिसे सिद्धार्थ ने परिष्कृत किया है। किसी को यह जानना चाहिए कि गोली का सुधार गोली भट्टी, गोली आग, आत्मा शक्ति और अन्य पहलुओं से संबंधित है और उनमें से कोई भी गायब नहीं हो सकता है। अब सिद्धार्थ की आत्मा शक्ति के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन कीमिया भट्टी बहुत खराब है। कीमिया आग का उल्लेख नहीं करना है। एक साधारण प्रथम श्रेणी की कीमिया भट्टी और सबसे खराब कीमिया आग का उपयोग करके एक मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना, पूरे कीमिया दुनिया को देखते हुए शायद केवल सिद्धार्थ, एक राक्षस जो कीमिया सम्राट की आत्मा के साथ विलय कर चुका है, वह ऐसा कर सकता है। उसने एक ही सांस में गोलियों की 20 से अधिक भट्टियों को परिष्कृत कर दिया और कुल मिलाकर 100 से अधिक निम्न श्रेणी की फेंगफू गोलियां सिद्धार्थ की अंगूठी में चुपचाप पड़ी रहीं। इस प्रक्रिया के दौरान सिद्धार्थ ने चुपके से बाहर की स्थिति के बारे में पूछताछ की। स्वाभाविक रूप से ली हाओ की हत्या हो गई, इसलिए लोंग चेन जिम्मेदार नहीं था। शाही राजधानी ने ली हाओ की हत्या करने वाले हत्यारे को पकड़ने के लिए एक इनाम नोटिस भी जारी किया, लेकिन इस नोटिस का कोई खास फायदा नहीं हुआ और जल्द ही यह खत्म हो गया। सिद्धार्थ ने मन ही मन उपहास किया। भले ही यह सिर्फ एक दिखावा हो, आपको इसे पूरी तरह से करना चाहिए। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अज्ञात कारणों से एक राजकुमार की हत्या कर दी गई और मामला अनसुलझा रह गया। यह तो बहुत ही स्पष्ट है। हालांकि वह अपने दिल में यह बात समझता था, लेकिन सिद्धार्थ ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। पूर्ण शक्ति प्राप्त करने से पहले उसे अपनी रक्षा करनी थी। अब जबकि उसके पिता जंगल की रखवाली कर रहे हैं, तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वहां क्या स्थिति है। फेंगमिंग साम्राज्य की प्रथा के अनुसार सभी जनरलों और उनके परिवारों को जो दूर हैं, शाही राजधानी छोड़ने की अनुमति नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उन्हें सतर्क रहना होगा। सिद्धार्थ को अपने पिता की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि जब से वह समझने लायक बड़ा हुआ है, उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मूल रूप से चहल पहल से भरा यह भवन धीरे धीरे वीरान होता गया और छुट्टियों के दौरान यहाँ आने वाले लोगों की संख्या भी कम होती गई। कुछ वर्षों से लोंग परिवार का पतन हो रहा है तथा शाही राजधानी में उसका दर्जा और भी निम्न होता जा रहा है। लोंग चेन उसी उम्र के राजकुमारों के हमलों का लक्ष्य बन गया है। हालांकि मार्क्विस जेन्युआन ने अभी भी इस बारे में एक शब्द नहीं कहा और सिद्धार्थ अपने पिता से थोड़ा असंतुष्ट महसूस करने से नहीं बच सका, लेकिन उसकी मां ने उसे कड़ी फटकार लगाई। इस बार जागने के बाद सिद्धार्थ को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पहले वह चीजों को बहुत सरलता से समझता था। मेरे पिता के पास कई बार बुलाए जाने से इनकार करने के अपने ही कारण रहे होंगे। यह असंभव है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बर्बर लोगों के साथ युद्ध तनावपूर्ण था। अगर ऐसा 1 या 2 बार होता तो ठीक था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने कई बार बुलाए जाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण शाही राजधानी में अनगिनत राजकुमार और रईस लोंग तियानक्सियाओं से असंतुष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि गुप्त रूप से अफवाहें भी फैली कि लोंग तियानक्सियाओं विद्रोह करने का इरादा रखता है, लेकिन इन अफवाहों के फैलने के बावजूद लोंग तियानक्सियाओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 3 साल पहले तक शाही परिवार ने लोंग तियानक्सियाओं को फिर कभी नहीं बुलाया, लेकिन लोंग परिवार का जीवन बदतर हो गया। सबसे पहले लोंग परिवार का वेतन रोक दिया गया। आय का कोई स्रोत न होने के कारण लोंग परिवार अचानक मुश्किल स्थिति में आ गया। फिर राजकुमारों ने लोंग चेन को विभिन्न तरीकों से उकसाया। खासकर इस बार जब सिद्धार्थ घायल हो गया और बूढ़े आदमी ने एक ही बार में लोंग परिवार से इतना सारा पैसा ठग लिया, तो सिद्धार्थ आखिरकार सतर्क हो गया। यह धीरे धीरे मां और बेटे को एक निराशाजनक स्थिति में धकेल रहा था, जिसका उद्देश्य लोंग तियानशियाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना था, लेकिन सिद्धार्थ को पता नहीं था कि रहस्य क्या था। लेकिन एक बात तो तय है कि इसके पीछे कोई है जो पिता से कुश्ती लड़ रहा है, और वह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। अभी के लिए कोई बात नहीं, भूखा भेड़िया जल्दी या बाद में अपने नुकीले दांत दिखाएगा। मुझे बस अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। लोंग चेन ने बाओएर को कुछ शब्द समझाए और पीछे हटने लगा।
अब जब फेंगफू स्टार का प्रोटोटाइप संघनित हो गया है तो यह आसान हो जाएगा। उसे केवल औषधीय शक्ति को अवशोषित करते रहने की आवश्यकता है। फेंगफू स्टार सिद्धार्थ के पैरों के पास था। जैसे जैसे उसने फेंगफू गोली की औषधीय शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा, वह तेजी से बढ़ने लगा और बड़ा हो गया। 7 दिन बाद सिद्धार्थ ने गोलियां ऐसे खाई जैसे वह खा रहा हो। उसके पैरों के नीचे फेंगफू स्टार, जो मूल रूप से सोयाबीन के आकार का था, लोंगन के आकार का हो गया, मानो सिद्धार्थ के पैरों के नीचे एक पूरी नई जगह खुल गई हो। जब फेंगफू स्टार का आकार लोंगन के बराबर हो गया तो उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे जैसे यह औषधीय शक्ति को अवशोषित करता गया, फेंगफू स्टार पर अनगिनत छोटी रेखाएं दिखाई देने लगीं और यह वास्तव में धीरे धीरे चलने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ अंतिम मध्यम श्रेणी की फेंगफू गोली के अवशोषित होने के बाद सिद्धार्थ के पैरों के नीचे स्थित फेंगफू सितारा, जो बेजान हो गया था, अंततः थोड़ी देर के लिए हिल गया और बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक शक्ति को पागलपन की तरह अवशोषित कर लिया। हाँ, अंततः मैं सफल हो गया। सिद्धार्थ दहाड़ा, अपने पैरों के नीचे फेंगफू स्टार के संचालन को महसूस करते हुए, और उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया। हालांकि अब इसे केवल सफलतापूर्वक संघनित किया गया है। मेरी याददाश्त के अनुसार 9 सितारा आधिपत्य शरीर कला में प्रत्येक तारे को 9 सितारा परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि इसे पूर्ण माना जा सके। मेरा फेंगफू सितारा अभी संघनित हुआ है। बाहरी दुनिया के कहने के अनुसार मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे क्यूई एकत्रीकरण का पहला स्तर माना जा सकता है। हुश हुश हुश, लगातार 3 घूंसे मारे गए। सीटी बजती हवा कानों को बहरा कर देने वाली थी, दीवारें हिल गईं और लगभग ढह गईं। बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए, केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति पर निर्भर रहने से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। सिद्धार्थ बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। यद्यपि यह थोड़ा कठिन था और प्रगति धीमी थी, लेकिन 9 सितारा हेजेमनी बॉडी आर्ट की शक्ति बहुत मजबूत थी। यह तो स्वर्ग का केवल प्रथम स्तर है। अब उसकी ताकत उस दिन की तुलना में बहुत अधिक है जब उसने चक्की का पार्ट दूर धकेल दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही अपनी भावी पत्नी ढूंढ लूंगा। सिद्धार्थ मेंक्वी के चेहरे के बारे में सोचकर मुस्कुराया। उसका दिल जुनून से भर गया। लेकिन भाई क्यूइशी के बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ ने अपने दिल में ठंडी सांस ली। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा, अगर मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि फूल इतने लाल क्यों हैं। अचानक सिद्धार्थ ने अपने माथे पर थपकी दी और सोचा, वह अभ्यास में व्यस्त था, लेकिन आज इंपीरियल अकादमी जाने का दिन था। यह देखकर कि अभी भोर ही हुई है, उसने जल्दी से नए कपड़े पहने और सीधे इंपीरियल अकादमी की ओर चल पड़ा। रास्ते भर सिद्धार्थ के चेहरे पर परमानंद की झलक कभी कम नहीं हुई। उन्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उनका फेंगफू सितारा भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। अब से जब वह गोलियां बनाएगा तो उसे आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त होने और लगातार दवा लेने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पिछली बार जब उसने लीहाओ के साथ द्वंद्वयुद्ध किया था तो लोंग चेन ने अपने युद्ध कौशल बुल फोर्स का इस्तेमाल किया था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ही मुक्के में लीहाओ को अपंग बना दिया था। लेकिन उस मुक्के ने उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म कर दी और अब उसे इस समस्या के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फेंगफू स्टार के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के बाद उसने रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया कि यह उसके लिए 1 दर्जन से अधिक बार अपनी बैल शक्ति को उन्मुक्त करने के लिए पर्याप्त था। यह वास्तव में फेंगफू स्टार में कदम रखने के बीच का अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी साधना का स्तर बढ़ने के बाद उनकी शारीरिक शक्ति भी तेजी से बढ़ी। यद्यपि उन्होंने इसका परीक्षण नहीं किया है, लेकिन उन्हें पता है कि यह बहुत बड़ा होगा। जैसे ही मैं उत्साहित हुआ, इंपीरियल अकादमी का द्वार नजर आने लगा। मैं गेट से अंदर आया और हमेशा की तरह सीधे साहित्य भवन में चला गया। जैसे ही वे साहित्य हॉल में दाखिल हुए, मूल रूप से शोरगुल से भरा साहित्य हॉल सिद्धार्थ के आगमन के कारण अचानक शांत हो गया। कई लोग अभी भी लीहाओ की मौत को स्वीकार नहीं कर सके। उस दिन युद्ध में लगभग सभी राजकुमार उपस्थित थे और उन्होंने लोंग चेन के दबंग मुक्के को अपनी आंखों से देखा। वे राजकुमार जो अक्सर सिद्धार्थ का मजाक उड़ाते थे, वे भी थोड़ा डरे हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, भाई लांग, फैटी यू और अन्य लोग जब सिद्धार्थ को आते देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी से उसे घेर लिया। भाई लांग, आप अधिकाधिक ऊर्जावान होते जा रहे हैं। भाई लांग, कृपया बैठ जाइए। भाई लांग, कुछ चाय पियो। भाई लांग, मुझे आपकी पीठ की मालिश करने दीजिए। सिद्धार्थ ने हंसते हुए डांटा, यह बेकार की चाल मत अपनाओ। मुझे कुछ खाने को लाने में मदद करो।
मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। सिद्धार्थ ने एक कोना ढूंढा और बैठ गया। फैटी यू पहले से ही नाश्ता लेकर आ गया था। कई लोग उत्सुकता से सिद्धार्थ को देखने लगे। लोंग चेन सचमुच भूखा था। वह पिछले कुछ दिनों से गोलियां खा रहा था और उल्टी करने वाला था। उसने कुछ नाश्ता लिया और भरपेट खाना खाया। थोड़ी देर खाने के बाद शी फेंग आ गया और सिद्धार्थ ने शी फेंग को देखकर हाथ हिलाया। शी फेंग सिद्धार्थ के पास गया, जिसने उसे एक जेड बोतल दी और कहा, इसे ले लो। इससे पहले कि आप रक्त जमावट क्षेत्र के विशेषज्ञ की नई पीढ़ी बन जाएं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिद्धार्थ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन फैटी यू और अन्य लोगों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। वे सभी इतने सदमे में थे कि कुछ भी बोल नहीं सके। शी फेंग भी चौंक गया और जल्दी से जेड की बोतल खोली। एक अत्यंत तीव्र अमृत जैसी सुगंध उसकी नाक में घुसी और उसके अंदर एक गोल गोली पड़ी थी। यह क्या है? सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराकर 3 शब्द कहे, निंगुआ पिल। अन्य लोग यह नहीं जानते होंगे कि निंगहुआ पिल क्या है, लेकिन शी फेंग, जो क्यूई गैदरिंग के 8वें स्तर पर है, जानता है कि क्यूई गैदरिंग के 9वें स्तर पर मजबूत पुरुषों के लिए यह एक खजाना है जिसका वे सपना देखते हैं। निंगहुआ गोली क्यूई एकत्रीकरण चरण से रक्त जमावट चरण तक आगे बढ़ने के लिए एक गोली है। इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जो लोगों को शीघ्रता से सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निंगहुआ गोली का उपयोग केवल क्यूई इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और इसका भविष्य के अभ्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि निंगहुआ पिल को परिष्कृत करना बेहद कठिन है और विफलता की दर बहुत अधिक है, विशेष रूप से गोली इकट्ठा करने के अंतिम क्षण में। असफलता की दर कीमियागरों के लिए एक दुःस्वप्न है। एक साधारण निंगहुआ गोली की कीमत 10 लाख सोने के सिक्कों से भी अधिक है और अभी भी इसकी कोई मांग नहीं है। 10 लाख स्वर्ण सिक्के शी फेंग की पहुंच से बाहर थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसने कभी इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। सिद्धार्थ, यह और वह क्या? अगर तुम्हें दिया जाए तो ले लो। तुम्हारी चीजें लेते समय मैंने कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। औरतों की तरह व्यवहार मत करो, सिद्धार्थ ने हाथ हिलाकर बीच में टोकते हुए कहा। शी फेंग ने सिर हिलाया। इस समय वह जो कुछ भी कहेंगे वह दिखावा होगा। उसने अपने दिल में उमड़ते उत्साह को दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं क्यूई गैदरिंग के 9वें स्तर पर पहुंचते ही इसे ले लूंगा। कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने इस पर पैटर्न नहीं देखा? वापस जाने के तुरंत बाद इसे ले लो और तुम निश्चित रूप से रक्त जमावट क्षेत्र में जल्दी से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। शी फेंग ने तब देखा कि गोली पर एक हल्की सी रेखा थी और वह डर के मारे लगभग चीख पड़ा। यह वास्तव में एक मध्यम श्रेणी की गोली थी जो कई गुना अधिक महंगी होगी। इसे जल्दी से हटा दो। हम भाइयों को बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। शी फेंग की आंखें लाल हो गईं और उसने गोली अपने पास रख ली। सिद्धार्थ के भाईचारे की तुलना में वह गोली से अधिक प्रभावित था। भाई लॉन्ग, चाचा लॉन्ग, दादाजी लॉन्ग। हालांकि फैटी यू और अन्य लोग नहीं जानते थे कि निंगुआ पिल क्या थी, वे गोलियों के बारे में जानते थे और वे खजाने थे। एक पल के लिए वह भूखे भेड़िए की तरह सिद्धार्थ को घूरता रहा, उसकी आंखें नीली हो गईं। जब कुछ लोगों ने सिद्धार्थ को बुलाया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने जल्दी से उन्हें रुकने के लिए कहा, चिंता मत करो, मैंने कहा था कि आप लोगों के बारे में सब कुछ मेरे हाथ में है। वास्तव में वे अभ्यास इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी आध्यात्मिक जड़ें बहुत कमजोर थीं और वे सच्ची ऊर्जा को महसूस नहीं कर सके। अन्य लोग शायद ऐसा न कर पाएं, लेकिन लोंग चेन कौन है? उन्होंने पिछले दान सम्राट की स्मृतियों को एकीकृत कर लिया है। यदि वह यह भी नहीं कर सकता तो उसे दान सम्राट कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बोतल, दिन में 3 बूंदें। मांस, शराब और सेक्स से दूर रहें। यह 7 दिनों में असर दिखाएगा और आप आधे महीने के भीतर क्यूई सनसनी की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। क्यूई एकत्रीकरण की स्थिति में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा, यह आपके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करता है। सिद्धार्थ ने उनमें से प्रत्येक को एक बोतल फेंकी जो तरल दवा से भरी थी। इसे लोंग चेन ने स्वयं तैयार किया था। यह औषधीय तरल पदार्थ कीमती नहीं है। जिन लोगों की आध्यात्मिक जड़ें बेकार हैं, यह उनकी आध्यात्मिक जड़ों को मुश्किल से ही सुधार सकता है। हालांकि लोंग चेन कोई देवता नहीं है, इसलिए सुधार की मात्रा सीमित है। उन्हें क्यूई सभा क्षेत्र में प्रवेश देने में कोई समस्या नहीं है। यदि वे भाग्यशाली रहे तो वे रक्त जमावट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक ऊपर जाना पूर्णतः असंभव है।
हालांकि फैटी और अन्य लोगों के लिए यह एक अकल्पनीय खजाना था। वे घबराहट से बोतल की ओर देखने लगे और चाह रहे थे कि काश वे अभी एक बूंद पी पाते। भाई लांग, अगर हम अभ्यास करने में सक्षम हो गए तो क्या यह आपके लिए बुरा होगा? यद्यपि फैटी यू मोटा है और उसका सिर बड़ा है, फिर भी उसकी मस्तिष्क क्षमता छोटी नहीं है। वह इस समस्या के बारे में सोचने वाले पहले व्यक्ति थे। यदि सिद्धार्थ के पास वास्तव में इन बेकार लोगों को सुधारने का कोई तरीका है तो इसका सिद्धार्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह परेशानी की बात होगी यदि उन्हें गुप्त इरादे वाले लोगों द्वारा निशाना बनाया जाए। फैटी यू पूछना चाहता था कि क्या उसे सिद्धार्थ को इसे छुपाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ ने बस हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी दवाइयां मास्टर युनकी द्वारा बनाई गई हैं। जो कोई भी इन्हें चाहता है वह मास्टर युनकी से अनुमति मांग सकता है। मास्टर युनकी? कई लोग हैरान रह गए। जैसे ही वे सिद्धार्थ से पूछने वाले थे कि क्या वह मजाक कर रहा है, उन्होंने कदमों की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने उनके चेहरों पर घबराहट देखी। जो व्यक्ति आया वह एक युवा व्यक्ति था जो लगभग 15 या 16 वर्ष का लग रहा था। उन्होंने पीले रंग का वस्त्र और सिर पर स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था जो बहुत ही भव्य था। नमस्कार 7वें राजकुमार। जैसे ही युवक आया सभी लोग जल्दी से घुटने टेककर उसका सम्मान करने लगे, यहां तक कि शी फेंग भी बहुत अनिच्छा से घुटने टेकने लगा। उस युवक का नाम चू फेंग था। वह फेंगमिंग साम्राज्य के वर्तमान सम्राट चू तियानकुओ के 7वें और सबसे छोटे पुत्र थे। मैंने सुना है कि जब चू फेंग का जन्म हुआ था चू तियानकुओ पहले ही एकांत में चला गया था और अभी तक बाहर नहीं आया है। चू फेंग ने कभी नहीं देखा कि उसके जैविक पिता कैसे दिखते हैं। सिद्धार्थ ने चू फेंग के बारे में बहुत कुछ सुना था। वह जानता था कि उसका जन्म पश्चिमी महल की रानी की संतान के रूप में हुआ है और वह बचपन से ही बिगड़ैल और दबंग किस्म का था। युवराज को छोड़कर ऐसा कोई नहीं था जिससे वह डरता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज यहां आएगा। हालांकि जब उसने झो याओयांग को अपने बगल में देखा तो सिद्धार्थ को अचानक स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि वह शायद फिर से उसके पास आ रहा है। राजा और उसकी प्रजा के बीच शिष्टाचार के अनुसार सभी राजकुमारों को राजकुमारों से मिलते समय उनके सामने झुकना पड़ता था। फैटी यू, शी फेंग और अन्य सभी जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। जब तक वे रक्त जमाव की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते उन्हें छूट नहीं दी जा सकती। सिद्धार्थ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। क्या आप दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के हैं और चाहते हैं कि मैं, सिद्धार्थ, आपके सामने घुटने टेकूं? मेरे माता पिता के अलावा मेरे लिए पूजा करने के योग्य एकमात्र व्यक्ति सिद्धार्थ अभी तक पैदा नहीं हुआ है। 7वें राजकुमार चू फेंग ने सभी को उदासीनता से देखा और अचानक देखा कि सिद्धार्थ मुर्गियों के बीच खड़े एक सारस की तरह खुलेआम बैठा है और उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सिद्धार्थ? 7वां राजकुमार यहाँ है और तुम झुकने और प्रणाम करने की भी जहमत नहीं उठाते। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? 7वें राजकुमार के अलावा झो याओयांग और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतना साहसी था कि 7वें राजकुमार के खिलाफ इतनी बेरहमी से जा सकता था। वांग मांग, जिसे सिद्धार्थ ने जोरदार थप्पड़ मारा था, जब उसने यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ। इस डर से कि सिद्धार्थ प्रतिक्रिया करेगी उसने जल्दी से चिल्लाया और सिद्धार्थ पर एक बड़ी टोपी रख दी। अन्य लोग भी सदमे में थे, विशेष रूप से फैटी यू और अन्य लोग जो इतने डर गए थे कि उनके पसीने छूट गए। राजकुमारों के बीच लड़ाई एक छोटी सी घटना थी। हालांकि अगर उसने 7वें राजकुमार को नाराज किया तो सबसे अधिक संभावना है कि वह अपना सिर खो देगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय सिद्धार्थ का व्यवहार स्पष्ट रूप से देशद्रोहपूर्ण था। झो याओयांग की आंखों में उत्साह का स्पष्ट संकेत था। 7वें राजकुमार के साथ उसकी थोड़ी बहुत मित्रता थी और वह अक्सर इस निकम्मे राजकुमार के साथ खाने पीने और मौजमस्ती में शामिल होता था। आज अचानक उसके मन में 7वें राजकुमार को यहाँ लाने का विचार आया ताकि देखा जा सके कि क्या वह सिद्धार्थ को दबा सकता है। आखिरकार पिछली बार जब सिद्धार्थ ने ली हाओ को हराया था तो वह शाही राजधानी में प्रसिद्ध हो गया था। हालांकि झो याओयांग और अन्य लोगों को मुंह पर तमाचा मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी सारी किस्मत ली हाओ पर लगा दी थी। अब वे सभी तंगी भरी जिंदगी जी रहे थे और अनैतिकता के दिन हमेशा के लिए चले गए थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मामला उसकी सोच से भी अधिक सरल होगा। बिना कुछ कहे ही सिद्धार्थ ने 7वें राजकुमार का गुस्सा भड़का दिया था। वांग मांग की धमकाने वाली दहाड़ सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर तिरस्कार का भाव दिखा। वह थोड़ा मुस्कुराया और कुछ चिंता के साथ कहा, वांग मांग, ली हाओ के अंडे का स्वाद कैसा है?
मैं देख सकता हूं कि आपका माथा भरा हुआ है और आपके गाल गोल हैं। ऐसा लगता है कि अंडा बहुत पौष्टिक है। वांग मांग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसके पेट में हलचल सी होने लगी। पिछली घटना ने उन्हें बहुत बुरे परिणाम दिए। अब जब भी वह कुछ खाएगा तो उस दिन के दृश्य के बारे में सोचेगा और एक अनुकूलित प्रतिक्रिया के रूप में लगातार उल्टी करेगा। अब वह कुछ भी खा नहीं सकता था और उसका वजन भी बहुत कम हो गया था। वह उस भरे माथे और गुलाबी गालों जैसा नहीं दिख रहा था जैसा कि सिद्धार्थ ने वर्णन किया था। वह स्पष्टतः एक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। वांग मांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपने पेट की हरकत को दबाने की बहुत कोशिश की। उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे उल्टी हो जाएगी। सिद्धार्थ, तुम तो बस एक राजकुमार हो जिसके पास कोई आधिकारिक पदवी या प्रसिद्धि नहीं है। तुम मुझे देखते ही घुटने क्यों नहीं टेक देते? सातवें राजकुमार ने गुस्से से सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। सातवां राजकुमार आमतौर पर घमंडी था और यहाँ तक कि अन्य राजकुमार और राजकुमारियां भी उसे उकसाने के लिए तैयार नहीं थे। आज उसने एक छोटे राजकुमार को उसके साथ ऐसा व्यवहार करते देखा जैसे वह कुछ भी नहीं कर रहा हो और वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। बचकाने चेहरे वाले लड़के को देखते हुए सिद्धार्थ ने शांति से कहा, तुम अभी भी एक बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ परेशान नहीं होऊंगा, तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। क्या? सबके चेहरे एक साथ बदल गए। क्या सिद्धार्थ मरना चाहता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कुछ कहने की? यदि वह पहले घुटने टेकने का शिष्टाचार नहीं निभाता तो अधिक से अधिक उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता और डंडे से पीटा जाता। लेकिन अब सिद्धार्थ ने जो कहा वह स्पष्ट रूप से देशद्रोह है, जो एक मृत्युदंडनीय अपराध है। क्या लोंगचेन पागल है? तुम मौत की तलाश में हो, उसे मेरे लिए पकड़ो। सातवें राजकुमार को बहुत क्रोध आया और उसने अपने आसपास खड़े लोगों को चिल्लाकर बुलाया। वे सभी लोग झो याओयान के साथी थे। जब उन्होंने सातवें राजकुमार का आदेश सुना तो वे बहुत खुश हुए और बिना सोचे समझे लोंगचेन की ओर दौड़ पड़े। यदि कोई और समय होता तो उन्हें अभी भी संदेह होता, लेकिन अब सातवें राजकुमार के आदेश के साथ उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। इस समर्थक के साथ अगर वे सिद्धार्थ को मार भी देते तो भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। धमाका! जैसे ही वे झपटे, सिद्धार्थ ने अपने सामने की मेज पर लात मारी। 1000 साल पुरानी लकड़ी से बनी मेज लोहे की तरह ठोस और अविश्वसनीय रूप से भारी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे लात मारकर दूर फेंक दिया और सीधे भीड़ की ओर भागा। झो याओयान को सबसे पहले गोली लगी। मेज को अपनी ओर उड़ते देख वह जोर से चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत लगाई और मेज पर मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ झो याओयान के मुक्के से मजबूत मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। जैसा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जो क्यू गैदरिंग के 7वें स्तर पर पहुंच गया था, उसकी आभा अत्यंत भयानक थी। हालांकि मेज को तोड़ने के बाद उसका शरीर सहज ही रुक गया। इस समय वांग मांग, जो मूल रूप से उसके बगल में था, पहले ही झो याओयान को पार कर चुका था और सिद्धार्थ पर झपटने वाला पहला योद्धा बन गया था। सिद्धार्थ ने वांग मांग को देखा जो दांत पीसते हुए उसकी ओर आ रहा था, मानो वह कोई मूर्ख हो। उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। स्नैप! कार्रवाई अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इससे पहले कि हर कोई सिद्धार्थ की हरकत को स्पष्ट रूप से देख पाता, उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना और सिद्धार्थ का हाथ वांग मांग के चेहरे पर कसकर पटक दिया। वांग मांग आश्चर्यचकित रह गया। उसने हवा में एक सुंदर परवलय बनाया और सीधे दूर तक उड़ गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उड़ान के दौरान उसके 1 दर्जन से अधिक दांत शानदार तरीके से उड़ गए। टकराना! वांग मांग का शरीर सीधे दीवार से टकराया, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह तुरंत बेहोश हो गया। हालांकि उनका अभी भी खुला मुंह दुनिया को स्पष्ट रूप से बता रहा था कि वह एक पिछड़े और दंतहीन व्यक्ति बन गए हैं। झो याओयान ने दौड़कर देखा और पाया कि वांग मांग को दूर धकेला जा रहा है। वह थोड़ा चौंक गया। हालांकि वांग मांग की साधना बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह इतनी आसानी से पराजित होने से बहुत असहज था। हालांकि यह पीछे हटने का समय नहीं था। झो याओयान जोर से चिल्लाया और क्यू गैदरिंग के 7वें स्तर से संबंधित एक आभा फट गई और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। जैसे ही झो याओयान चिल्लाया, उसने एक 6 यान मुट्ठी फेंक दी। उसकी मुट्ठी पर हल्का हरा रंग दिखाई दिया, जो इस युद्ध कौशल की एक अनोखी घटना थी। लियुयान मुट्ठी झो याओयान के अद्वितीय कौशल में से एक है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद उनके एक मुक्के की ताकत 1000 पाउंड से अधिक है,
और उसे रोकना असंभव है। बिना किसी हिचकिचाहट के सिद्धार्थ ने झो याओयान की मुट्ठी पर थप्पड़ मारा। मुट्ठी और हथेली टकराई और ऊर्जा निकली, जिससे जोरदार धमाका हुआ। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह यह थी कि सिद्धार्थ ने झो याओयान के शक्तिशाली मुक्के को आसानी से झेल लिया। यह कैसे संभव है? झो याओयान हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का किसी पहाड़ पर लगा हो। सदमे से उसकी छाती में हल्का दर्द हुआ। जहां तक विपरीत दिशा में सिद्धार्थ की बात है तो उसने पलक तक नहीं झपकाई और उसके मुंह के कोने पर एक भयंकर भाव प्रकट हुआ। झो याओयान, इस बार मेरी बारी है। झो याओयान का सिर अचानक सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे कोई प्रागैतिहासिक जानवर उसे घूर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे। सिद्धार्थ के बड़े हाथ ने उसकी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। चाहे वह कितना भी संघर्ष क्यों न कर रहा हो, वह एक खंभे को हिलाते हुए ड्रैगनफ्लाई की तरह निश्चल था। झो याओयान भयभीत था। यह किस प्रकार की शक्ति थी? सिद्धार्थ एक मानव राक्षस की तरह था। उसकी साधना प्रत्यक्ष नहीं थी और उसे दबाने के लिए वह पूरी तरह से बल पर निर्भर था। हालांकि झो याओयान भी एक मजबूत आदमी था। उसने अपने पिता के अधीनस्थों का पीछा किया और साथ मिलकर राक्षसों को मार डाला। उसने खून देखा था और खतरे के सामने भी वह शांत रहा। यह देखकर कि वह सिद्धार्थ के हाथ से मुक्त नहीं हो सकता, उसने अपना दाहिना पैर उठाया और सीधे सिद्धार्थ के निचले पेट पर चला गया। यह एक ऐसा कदम था जो किसी भी समय दुश्मन को बचा सकता था। यह बहुत सरल और प्रभावी था, लेकिन सिद्धार्थ ने झो याओयान के पैर की ओर देखा भी नहीं। वह सिर्फ एक हाथ से लड़ता रहा। उठना! सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया, जैसे वसंत में बिजली चमक रही हो, जिससे लोगों के कान के पर्दे हिल गए और उन्हें चोट पहुंची। सिद्धार्थ की चीख के बाद झो याओयान जवाब में खड़ा हो गया। सभी की भयभीत निगाहों के सामने सिद्धार्थ ने झो याओयान को उठाया और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी धरती हिल गई और साथ ही असंख्य हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी को ठंड का एहसास हुआ। पफ पफ पफ! झो याओयान, जिसे जमीन पर फेंक दिया गया था, ने लगातार 3 बार खून उगला, जिसमें आंतरिक अंगों के अनगिनत टुकड़े मिले हुए थे। लोगों को स्पष्टतः लगा कि वह सामान्य से कहीं अधिक बड़ा हो गया है। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वह कहीं अधिक चपटा हो गया है। उसका आयतन वही रहा, लेकिन उसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया। झो याओयान को देखते हुए, जो लगातार खून खांस रहा था, और फिर उसके नीचे की ठोस जमीन और टक्कर के कारण आई दरारों को देखते हुए, हर कोई एक पल के लिए हतप्रभ रह गया। झो याओयान को देखकर, जो बाहर की बजाय अंदर की ओर अधिक सांस ले रहा था, सिद्धार्थ को राहत महसूस हुई। वह काफी समय से इस सांस को रोके हुए था। वर्षों से वह जिस व्यक्ति से सबसे अधिक नफरत करता था, वह झो याओयान था। वह एक सर्वव्यापी दुःस्वप्न की तरह था, जो लगातार सिद्धार्थ को परेशान कर रहा था। एक क्षण के लिए पूरा हॉल इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। 7वें राजकुमार सहित सभी लोग दंग रह गए। यहां तक कि जो राजकुमार आगे बढ़ने वाले थे, उनके शरीर भी अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। सिद्धार्थ ने शुरू से अंत तक एक शांत भाव बनाए रखा, लेकिन वह जितना शांत होता गया, उतना ही अधिक भयावह होता गया, मानो वह एक निर्दयी हत्यारा देवता हो। सिद्धार्थ ने झो याओयान की ओर देखा और मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने दूर से 7वें राजकुमार को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर चला। 7वें राजकुमार को हमेशा से ही विलासितापूर्ण जीवन जीने की आदत थी। वह दूसरों को धमकाने में तो माहिर था, लेकिन उसे धमकाने का कोई अनुभव नहीं था। जब उसने सिद्धार्थ को चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आते देखा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या करना चाहते हो? यहां मत आओ। 7वें राजकुमार की आवाज कांप रही थी। मुझे सिद्धार्थ की आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर कसाई का चाकू रख दिया गया है। जब तक सिद्धार्थ के मन में कोई विचार आता, वह अपना सिर खो देता। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर अभी भी एक डरावनी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे 7वें राजकुमार की ओर चला गया। अब सभी लोग दंग रह गए। सिद्धार्थ क्या करना चाहता है? क्या वह 7वें राजकुमार को मारना चाहता है? नहीं, यहां मत आना। 7वां राजकुमार पीछे हटता रहा, लेकिन इस बार वह दीवार के कोने तक पहुंच गया था और उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सिद्धार्थ को देखते हुए, जो उसके करीब आता जा रहा था, 7वें राजकुमार की आंखें भय से भर गईं, मानो वह मौत की गंध सूंघ रहा हो। तुम्हें मुझ पर दबाव नहीं डालना चाहिए था।
मुझे दोष मत दो। सिद्धार्थ ने दया से अपना सिर हिलाया और धीरे से अपना हाथ उसकी बाहों में डाल दिया। अचानक एक बड़ा हाथ सीधे उसके चेहरे पर चला गया। नहीं! सातवें राजकुमार ने एक ऐसी चीख मारी जो पूरे साहित्य भवन में गूंज उठी। सबके दिल धड़क रहे थे। क्या सिद्धार्थ सचमुच विद्रोह करना चाहता था? हालांकि जो बात सभी को हैरान कर गई वह यह थी कि सिद्धार्थ का हाथ सातवें राजकुमार के सामने ही रहा और नीचे नहीं गिरा। सातवें राजकुमार ने पहले तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सिद्धार्थ अपने हाथ में एक जेड टोकन पकड़े हुए थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह पहले की हत्यारी शक्ल से बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। सातवें राजकुमार, ध्यान से देखो। यह एक कीमियागर का पहचान चिन्ह है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने की जरूरत है? सातवां राजकुमार मौत से बच गया था, लेकिन अब वह सिद्धार्थ से भयभीत था। उसके पास यह निर्धारित करने का समय कैसे था कि बैज असली था या नहीं? कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सातवें राजकुमार ने लोंग चेन की ओर देखा। उसकी आंखों में भय था। सिद्धार्थ द्वारा अभी अभी छोड़ी गई जानलेवा आभा ने उसे मौत का डर महसूस करा दिया। उनके लिए, जिन्होंने हमेशा विलासिता का जीवन जिया था, डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब न करना ही बहादुरी माना जाता था। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, सातवें राजकुमार, सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दूसरी पीढ़ी के ऐसे अमीर आदमी के लिए उसे केवल डराने की जरूरत थी। भले ही उसके पास कीमियागर का नाम प्लेट हो, फिर भी वह किसी राजकुमार के साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार यह अभी भी फेंगमिन साम्राज्य था। उठना! सिद्धार्थ ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसे सातवें राजकुमार की ओर बढ़ा दिया, जो पहले से ही डर के मारे जमीन पर स्तब्ध होकर गिरा हुआ था। सातवें राजकुमार को खुशी महसूस हुई। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा, एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ, और उसने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आखिर वह एक राजकुमार है। इसके अलावा वह सिर्फ झो याओयांग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर सिद्धार्थ को वास्तव में उससे कोई शिकायत होती तो वह झो याओयांग के जाल में फंस जाता। हालांकि सिद्धार्थ को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसके खिलाफ साजिश रचे जाने से उसे बहुत बुरा लगा। उसने जो किया वह सातवें राजकुमार को बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए था। आखिरकार सातवें राजकुमार की उम्र केवल 15 वर्ष थी। यद्यपि वह लंबा था, परंतु उसके पास अनुभव बहुत कम था। जब वह सिद्धार्थ की नरम और कठोर रणनीति से नियंत्रित हुआ तो वह असमंजस में पड़ गया। खड़े होने के बाद कुछ देर तक उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। सातवें राजकुमार, आप थोड़ी देर और क्यों नहीं बैठते? लांग चेन ने याद दिलाया। ओह नहीं बेन, खैर मुझे अभी भी कुछ काम करना है, मैं पहले वापस जाऊंगा। ऐसा कहकर सातवें राजकुमार जल्दी से मुड़े और साहित्य भवन से बाहर चले गए। जब वे साहित्य भवन से बाहर निकले तो सातवें राजकुमार को लगा कि उनके पैर कमजोर पड़ गए हैं। हालांकि वह अपने दिल की गहराइयों से सिद्धार्थ से डरता था। उसने अभी अभी मृत्यु के देवता की मुस्कान भी देखी थी और महसूस किया था कि जीवन और मृत्यु पूरी तरह से सिद्धार्थ के विचारों पर निर्भर करती है। सातवें राजकुमार को जाते देख सिद्धार्थ ने पलटकर राजकुमारों के समूह की ओर देखा। वे वही लोग थे जिन्होंने अभी अभी लोंग चेन की घेराबंदी में भाग लिया था। हालांकि जब सिद्धार्थ ने अपने क्रूर हाथों से झो याओयांग को गंभीर रूप से घायल कर दिया तो वे सभी डर गए और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ उनकी ओर देख रहा है तो उनके चेहरे बदल गए और वे सब पीछे हट गए। सिद्धार्थ इतना आलसी था कि उसने इन लोगों के समूह पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक समय था जब उन्होंने सिद्धार्थ को उनसे बहुत नफरत करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब वह उनके समान स्तर पर नहीं था, इसलिए नफरत उतनी प्रबल नहीं थी। वह धीरे धीरे झो याओयांग के पास गया, जो बाहर की बजाय अंदर की ओर अधिक सांस ले रहा था। उसकी आंखें सुस्त थीं और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय मर जाएगा। सिद्धार्थ, तुम उसे नहीं मार सकते। चलो उसे अल्केमिस्ट गिल्ड में भेज देते हैं। उसे अभी भी बचाया जा सकता है। शी फेंग ने आकर सलाह दी। आखिरकार यह कोई अखाड़ा नहीं था, बल्कि एक निजी लड़ाई थी। अगर किसी की मौत हो जाती तो लोंग चेन जिम्मेदारी से बच नहीं पाता। चिंता मत करो। कहावत है, अच्छे कर्मों का फल जीवन से नहीं मिलता, लेकिन बुरे कर्म 1000 साल तक चलते हैं। उसकी भौहों को देखो, जो घास की तरह उलझी हुई हैं, और उसका माथा धंसा हुआ है। वह एक मतलबी व्यक्ति लग रहा है। उसके जैसे लोग आमतौर पर इतनी आसानी से नहीं मरते।
क्या तुमने नहीं देखा कि उसका चेहरा बहुत गुलाबी है? लांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फैटी यू और अन्य लोग अवाक रह गए। झो याओयान को एक सुंदर व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसकी भौहें घास की तरह गंदी और माथा धंसा हुआ होने का कारण उसके चेहरे की विशेषता नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे लोंग चेन ने फेंक दिया था। उसका पूरा शरीर चपटा और विकृत हो गया था। इसके अलावा क्या रंग गुलाबी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्त संचारित नहीं हो पाता और चेहरे में फंस जाता है, इसलिए यह थोड़ा लाल दिखता है, लेकिन यह पहले से ही बैंगनी रंग में बदल रहा है और इसका गुलाबी रंग से कोई संबंध नहीं है। उसने अपनी बाहों में हाथ डाला, एक गोली निकाली और उसे झो याओयान के मुंह में ठूंस दिया। झो याओयान के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ पड़े और वह गोली, जिसे वह पहले निगल नहीं पाया था, सफलतापूर्वक उसके पेट में प्रवेश कर गई। हालांकि सिद्धार्थ झो याओयान से बहुत नफरत करता था, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा। यद्यपि झो याओयान की चोटें भयानक थीं, फिर भी वह निश्चित रूप से नहीं मरेगा। उसके द्वारा बनाई गई उपचारात्मक दवा लेने के बाद उसके आंतरिक अंग सुरक्षित हो जाते थे। जहां तक बाहरी चोटों की बात है, तो यह वह समस्या थी जिसे झो परिवार को सुलझाना चाहिए। सिद्धार्थ को बस उसे मरने से बचाना था। यदि आप नहीं चाहते कि झो याओयान मर जाए, तो उसे जल्दी से ले जाएं, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा और उन राजकुमारों की ओर इशारा किया जो अभी भी अचंभित थे। अंततः लोगों ने प्रतिक्रिया की और जल्दी से तथा सावधानी से झो याओयान को उठाया, उसे मेज पर रखा और मेज को उठाकर ले गए। वैसे वांग मांग, जो पहले से ही कोने में बेहोश पड़ा था, को उठा लिया गया। तुम यहाँ आओ और जमीन पर खून के धब्बे साफ करो। सिद्धार्थ ने कुछ राजकुमारों की ओर इशारा किया। इन लोगों ने अतीत में अक्सर सिद्धार्थ का उपहास किया था। हालांकि सिद्धार्थ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाला था, लेकिन उनके लिए कुछ काम की व्यवस्था करना भी उसका गुस्सा निकालने का एक तरीका था। सिद्धार्थ द्वारा नामित लोग कांप उठे। उन्होंने गैस छोड़ने की भी हिम्मत नहीं की और जल्दी से सफाई करने में लग गए। वे बहुत मेहनती थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सफाई पूरी कर ली और उन्हें वांग मांग के दर्जन भर दांत भी मिल गए। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो बूढ़ा व्यक्ति व्याख्यान दे रहा था, वह सफाई का काम आधे घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद ही आया। हालांकि बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ को कुछ संदेह के साथ देखा और फिर से वही पुरानी बातें करने लगा। सिद्धार्थ अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। तुम बूढ़े कोरियाई, तुमने झो याओयान से लाभ स्वीकार किया होगा, अन्यथा तुम आधे घंटे से अधिक देरी से नहीं आते। अरे, सिद्धार्थ मन ही मन उससे घृणा करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने शुरू में सोचा था कि सभी विद्वान मूलतः महान होते हैं, लेकिन आज लोंग चेन का विचार पलट गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। पिछली बार बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ पर जो अच्छी छाप छोड़ी थी, वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। गति अभी भी वही सुत थी। इसे सहने के बाद हमने दोपहर का भोजन किया और एक साथ युद्ध कौशल मंडप की ओर दौड़े। फैटी यू और अन्य लोग वहां नहीं गए, बल्कि दवा लेने के लिए सीधे घर चले गए। आज सिद्धार्थ को कार्रवाई करते देख वे चौंक गए, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना भविष्य देख लिया हो और वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थ ने युद्ध कौशल मंडप में प्रवेश करने के बाद कई युद्ध कौशल पुस्तकों को बार बार पढ़ा, लेकिन वह उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। युद्ध कौशल की शक्ति औसत थी और वे अब सिद्धार्थ की नजर में नहीं थे। वह बहुत तेजी से पढ़ता था। 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने युद्ध तकनीकों पर सैकड़ों पुस्तकें पढ़ लीं और अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मुफ्त में खुला है, केवल कुछ बकवास युद्ध कौशल हैं, संचालन मार्ग बोझिल हैं और बिजली खराब है। हालांकि रक्त जमावट क्षेत्र में केवल मजबूत लोग ही युद्ध कौशल मंडप की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के योग्य हैं। इसके अलावा अन्य युद्ध कौशल लोंग चेन के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हैं। उनकी शारीरिक गतिविधियों में पवन पीछा कदम शामिल है और उनके युद्ध कौशल में बैलसर शक्ति शामिल है। यहाँ के शीर्ष युद्ध कौशल उनसे बहुत अलग नहीं हैं। यदि वह इन्हें सीख भी ले तो भी ये ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही वह समय बर्बाद करना बंद करने वाला था, अचानक उसका दिल थोड़ा सा धड़कने लगा और उसने नीचे की शेल्फ के कोने की ओर देखा। अन्य किताबों की अलमारियों में युद्ध कौशल पर एक पुस्तक बड़े करीने से व्यवस्थित वर्ग में रखी हुई थी, लेकिन वह स्थान अस्तव्यस्त तरीके से ढेर सारी चीजों से भरा हुआ था। वहां मौजूद चीजें भी मार्शल आर्ट तकनीकें थीं, लेकिन उनमें से कुछ पहले से ही घिसी पिटी और घिसी पिटी थीं और मूलतः वे अधूरी गुप्त तकनीकें थीं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे बेकार थे और उन्हें फेंकना दुखद होगा,
इसलिए उन्हें एक कोने में इकट्ठा कर दिया गया। जब सिद्धार्थ की नजर उस कोने की ओर गई तो घिसे हुए जानवर की खाल से बने कागज के एक रोल ने सिद्धार्थ का ध्यान आकर्षित किया। पशु की खाल के कागज का रोल बहुत घिसा हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति पर भरोसा करते हुए यह महसूस कर सकता था कि पशु की खाल के कागज से अत्यंत प्राचीन आभा निकल रही थी। कचरे के ढेर से जानवर की खाल से बने कागज का रोल निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हुए सिद्धार्थ चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। शायद अन्य लोग पशु की खाल के इस टुकड़े की असामान्यता को नहीं देख सके। हालांकि अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति पर भरोसा करते हुए वह पशु की खाल से आने वाले भयानक दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। खाल पर कई जगह धब्बे थे और वह फटी हुई थी, जो अनगिनत वर्षों के क्षरण के निशान थे। सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि इस जानवर की खाल के मालिक का अस्तित्व अत्यंत भयानक होगा, अन्यथा इतने वर्षों के बाद भी उसके पास इतनी भयानक इच्छा शक्ति नहीं होती। यह हास्यास्पद था कि इतनी भयानक चीज को कचरे की तरह यहां फेंक दिया गया। सिद्धार्थ ने जल्दी से जानवर की खाल को देखा। उस पर एक पैटर्न था और पैटर्न पर प्राचीन अक्षरों में 2 शब्द लिखे थे, काइतियांग। यह कितना साहसिक एवं साहसपूर्ण कदम है। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। किस प्रकार की मार्शल आर्ट या युद्ध कौशल को यह नाम दिया जा सकता है? क्या यह बहुत अहंकारपूर्ण नहीं है? पैटर्न को देखकर सिद्धार्थ अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उस पर केवल 9 लाल बिंदु अंकित थे और कुछ नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि 9 बिंदुओं को जोड़ने वाली एक पतली रेखा है, लेकिन यह बहुत पुरानी है और यह ज्ञात नहीं है कि यह मूल रूप से वहां थी या बाद में आई दरार थी। समय पूरा हो गया है। सभी राजकुमारों ने गुप्त पुस्तकें आपके हाथों में रख दी हैं। इस समय एक ठंडी आवाज पूरे युद्ध कौशल मंडप में फैल गई। हर कोई आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। समय बहुत जल्दी बीत गया। कुछ लोग उदास होने से खुद को नहीं रोक पाते। यह वास्तव में बहुत बड़ी लूट थी, जिसका आयोजन केवल महीने में एक बार किया जाता था। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में रखे टुकड़े को देखा और अनिच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसका समय बहुत कीमती था और 1 महीने तक इंतजार करना उसके लिए असहनीय था। यह देखकर कि सभी लोग एक एक करके चले गए हैं, सिद्धार्थ धीरे धीरे बाहर चला गया, लेकिन उसके हाथ में अभी भी फटे हुए जानवर की खाल के कागज का रोल था। दरवाजे पर खड़े रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ के चेहरे पर थोड़ा ठंडा भाव था और जैसे ही वह बोलने वाला था, सिद्धार्थ ने पहले बोल दिया, सर, मैं इस फटे हुए जानवर की खाल से बने कागज को अध्ययन के लिए वापस ले जाना चाहता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। जब सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त किया तो उसने उस आदमी के बोलने का इंतजार किए बिना ही उसे एक गोली फेंक दी। रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ उसे डांटने ही वाला था, लेकिन जब उसने गोली देखी तो उसका चेहरा बदल गया। उन्होंने गोली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह रक्त जमावट की गोली थी, जिसकी रक्त जमावट के चरण में उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रक्त जमावट की गोली वास्तव में एक मध्यम श्रेणी की रक्त जमावट की गोली है, जो साधारण रक्त जमावट की गोलियों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मूल्यवान है। रक्त जमावट क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति को अपने रक्त को गाढ़ा करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी क्यूई और रक्त अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं और उसका शरीर मजबूत हो जाता है। रक्त जमावट की गोली रक्त जमावट प्रभाव को कई बार सुधार सकती है। इस रक्त जमावट गोली के साथ वह कम से कम आधे साल के काम को बचा सकता है। रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति कई बार बदली और अंत में वह गोली के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और सिद्धार्थ के हाथ में घिसी हुई जानवर की खाल पर एक नजर डाली। याद रखो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। सिद्धार्थ को उसकी बात समझ में क्यों नहीं आई? यह स्पष्ट था कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगा और सिद्धार्थ पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा। लोंगचेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने घिसी हुई जानवर की खाल को एक तरफ रख दिया और चला गया। रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ ने फिर से अपने हाथ में रक्त जमावट गोली को ध्यान से देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास वास्तव में ऐसा खजाना होगा। नहीं, मुझे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह कहने के बाद रक्त जमावट क्षेत्र विशेषज्ञ युद्ध कौशल मंडप में गायब हो गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद वह सीधे हवेली में गया। चूंकि उसने खून का थक्का जमाने वाली गोली को फेंकने का साहस किया था, इसलिए उसे उस व्यक्ति द्वारा जांच किए जाने का डर नहीं था। अब उसे लोगों को यह बताने की जरूरत है कि वह एक कीमियागर है, एक कीमियागर जिसे मास्टर युन की बहुत सम्मान देते हैं। यह पर्याप्त है।
इसे ही बाघ की खाल का उपयोग करके बड़ा बैनर बनाना कहा जाता है। इस तरह उसने दूसरे पक्ष को बताया कि वह सिद्धार्थ अब वह बेकार लड़का नहीं था जिसे उनके द्वारा हेरफेर किया जा सकता था। यदि वे उसे छूना चाहते थे तो उन्हें इसके परिणामों पर विचार करना होगा। जब सिद्धार्थ यह सोचते हुए चल रहा था कि कैसे पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को धीरे धीरे बाहर निकाला जाए, तो वह अनजाने में एक गली में चला गया। अचानक एक बड़ा जाल आसमान से गिरा और लोंग चेन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे ढक लिया। सिद्धार्थ चौंक गया और हवा में उड़ गया। जैसे ही सिद्धार्थ सोच रहा था कि कैसे धीरे धीरे पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को बाहर निकाला जाए, अचानक आसमान से एक बड़ा जाल गिरा और इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह तुरंत उसमें फंस गया। जाल बहुत चतुराई से डिजाइन किया गया था। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को ढका, वह तेजी से कस गया और उसे कसकर बांध दिया। जैसे ही सिद्धार्थ जोर लगाने वाला था, उसका शरीर अचानक हल्का महसूस हुआ और वह हवा में उड़ गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके सिर के ऊपर एक विशाल हरियर ईगल था। हैरियर ईगल कोई जादुई जानवर नहीं बल्कि एक जंगली जानवर है। हालांकि इसके विशाल आकार और विनम्र स्वभाव के कारण कई शक्तिशाली लोग इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जाहिर है यह हरियर ईगल एक सवारी थी, लेकिन सिद्धार्थ के लिए पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। वह लापरवाह था और जाल में फंस गया। अब हरियर ईगल सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में उड़ गया। नीचे जमीन पर देखते हुए सिद्धार्थ इतना डर गया कि उसका चेहरा हरा हो गया और वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मुझे आशा है कि नेट की गुणवत्ता बहुत मजबूत होगी। यदि यह टूट जाता है तो भले ही सिद्धार्थ के पास 10 जीवन हो, वह इतनी ऊंची जगह से गिरने पर उन सभी को खो देगा। भले ही सिद्धार्थ के पास महान क्षमताएं थीं, लेकिन अगर वह नीचे गिरता तो वह एक चपटे पैनकेक में तब्दील हो जाता और जिस क्षेत्र में वह गिरता वह उससे बड़ा होता जो पहले झो याओयान के साथ हुआ था। तुम दुस्साहसी गुलाम हो, तुमने मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे की? इस समय हरियर ईगल की पीठ से एक तीखी और नाजुक चीख आई। यह ध्वनि कानों को बहुत सुखद लगी, लेकिन इसमें निहित क्रोध ने सिद्धार्थ को मन ही मन यह महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। लोंग चेन ने जाल को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वह हरियर की पीठ पर बैठे व्यक्ति को नहीं देख सका। वह चुप रहा क्योंकि उसे महिला को नाराज करने का डर था। अगर उसने उसे जाने दिया तो वह बर्बाद हो जाएगा। एक अच्छा आदमी एक औरत के साथ लड़ाई नहीं करता। मैं तुमसे परेशान नहीं होऊंगा। सिद्धार्थ ने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं बोला, जिससे लोगों को लगा कि वह डर गया है। जब हरियर की पीठ पर बैठी महिला ने देखा कि लोंग चेन कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने बोलना बंद कर दिया। अचानक उसने एक बड़ा पहाड़ देखा और अपने घोड़े से उस पर उड़ने का आग्रह किया। वह पर्वत कोई और नहीं बल्कि लोशिया पर्वत था, जहां लोंग चेन पहले भी गया था। हालांकि यह पिछली बार से पूरी तरह अलग था जब मेंगक्वी उसे यहां लेकर आई थी। पिछली बार वह एक बाज की पीठ पर था, लेकिन इस बार उसे उठाया जा रहा था। लैंडिंग भी अलग थी। पिछली बार वह स्थिर रूप से उतरा था। इस बार इलाज उतना अच्छा नहीं था। जब सिद्धार्थ अभी भी जमीन से 10 फीट से अधिक दूर था तो वह आजाद होकर नीचे गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ। यद्यपि वह तैयार था और किस्मत से उसने खुद को बचा लिया, फिर भी इतनी ऊंचाई से नीचे फेंके जाने के बाद उसे चक्कर आ रहा था और उसे आसमान दिखाई दे रहा था। तुम साहसी गुलाम हो। अगर मैं तुम्हें आज सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम अपने मालिक का सम्मान करना नहीं जान पाओगे। वह आवाज सुनकर सिद्धार्थ की आंखें आग से भर गईं। अब जब हम जमीन पर हैं, अगर मैं आपकी नाक को सीधे बोर्ड पर नहीं मारूंगा तो आप अपने लॉर्ड लॉन का सम्मान करना नहीं जान पाएंगे। सिद्धार्थ की आंखें 2 लपटों से जलती हुई प्रतीत हुईं और वह अचानक घूम गया। हालांकि जैसे ही वह पलटा, उसकी आंखों में भड़कता गुस्सा आधा बुझ गया। हालांकि वह जानता था कि दूसरा व्यक्ति एक महिला थी, लेकिन जब उसने उस महिला को देखा तो सिद्धार्थ चकित रह गया। वह महिला लगभग 17 या 18 वर्ष की लग रही थी। उसका शरीर दुबला-पतला, स्तन बड़े, नितंब गोल और कमर पतली थी। उसने सफेद गाउन पहना था और कमर के चारों ओर जेड बेल्ट बांधा था, जिससे उसके स्तन और भी अधिक मोटे दिख रहे थे। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि उस महिला की भौहें विलो की तरह थीं, आंखें आड़ू के फूलों की तरह, सीधी नाक और उसके छोटे होठों पर गुस्से का आभास था, लेकिन उसने लोगों को एक अलग तरह की सुंदरता दी। हे साहसी दास, तुम कहाँ देख रहे हो? जब महिला ने देखा कि सिद्धार्थ उसे गौर से देख रहा है तो वह गुस्से से कुछ कहे बिना नहीं रह सकी। जो गुस्सा पहले शांत हो गया था वह उसके गुलाम शब्द से पुनः भड़क गया। सिद्धार्थ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लड़की, क्या तुमने गलत दवा ले ली है या बहुत ज्यादा?
तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझ पर मोहित हो गई हो, मेरी सुंदरता की चाहत रखती हो और कुछ बुरा करना चाहती हो? सिद्धार्थ का चेहरा सदमे और पछतावे से भरा था और लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम बेशर्म आदमी हो, तुमने मेरे भाई को परेशान किया। मैं आज अपने भाई के लिए अपना गुस्सा निकालने आई हूँ। तुम्हारे रवैये को देखते हुए अगर मैं अंधी भी होती तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, महिला गुस्से से चिल्लाई। आपका भाई? सिद्धार्थ थोड़ा उलझन में था। मेरा भाई 7वां राजकुमार चू फेंग है। तुमने आज उसे वास्तव में शर्मिंदा कर दिया। मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ हूँ। वह महिला कोई और नहीं बल्कि चू फेंग की जैविक बहन चू याओ थी, जो साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। सम्राट फेंगमिन के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं, और चू याओ और चू फेंग सबसे छोटे थे। आज चू याओ ने अचानक चू फेंग को चकित होकर वापस आते देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने उससे कारण पूछा, लेकिन चू फेंग इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चू याओ को अन्य माध्यमों से पता चला कि चू फेंग को मनहुआंग हो के राजकुमार ने बाहर चलने के लिए कहा था, और जल्द ही उसे पूरी कहानी पता चल गई। यह जानने पर कि उसका भाई डर गया था, चू याओ इतनी क्रोधित हुई कि वह सिद्धार्थ के लिए परेशानी खड़ी करना चाहती थी, लेकिन एक राजकुमारी के रूप में वह बहुत दिखावटी ढंग से काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वह गुप्त रूप से उस सड़क पर इंतजार करने लगी जिस पर सिद्धार्थ को घर जाना था। परिणामस्वरूप सिद्धार्थ कुछ सोच रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई शाही राजधानी में उस पर खुलेआम हमला करेगा, और वह वास्तव में जाल में फंस गया था। ऐसा लगता है कि मैंने आपके भाई के साथ कुछ नहीं किया, सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम साहसी गुलाम हो, मेरे भाई को इस तरह डराने के लिए तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच का अंतर नहीं पता? चू याओ ने ठंडे स्वर में कहा। सिद्धार्थ इतना गुस्से में था कि उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम बेवकूफ औरत हो, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए पेश नहीं आऊंगा क्योंकि तुम औरत हो। मुझे मजबूर मत करो, मैं गुस्सा होने पर खुद को भी पीट लूंगा। तुम कमीने। ऐसा लग रहा था कि चू याओ को उसके जीवन में कभी किसी ने इस तरह नहीं डांटा था। अब सिद्धार्थ द्वारा डांटे जाने के बाद उसका सुंदर चेहरा गुस्से से ठंडा पड़ गया। उसने अपना जेड हाथ बढ़ाया और हथेली से सिद्धार्थ पर हमला किया। सिद्धार्थ को यह उम्मीद नहीं थी कि यह चू याओ वास्तव में क्यूई गैदरिंग के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। जब उस हथेली को थपथपाया गया तो एक तीखी सांस निकली, मानो हथेली पर ज्वाला लगी हो। यह मानव स्तर के मध्य स्तर से ऊपर का युद्ध कौशल था। सिद्धार्थ को एक नजर में ही पता चल गया कि उस हथेली के प्रहार में कुछ गड़बड़ थी। हालांकि वह डरता नहीं था, फिर भी वह उसके साथ क्रूर बल से सीधे लड़ने को तैयार नहीं था। फुटकार। जब जेड वाला हाथ सिद्धार्थ के शरीर को छूने वाला था, सिद्धार्थ पीछे खिसका, धीरे से अपनी हथेली हिलाई, उसकी हथेली को हटाया और उसे हवा में थपथपाया। चू याओ ने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लोंग चेन ने उसे आसानी से रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत कपास पर टकरा रही हो, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। बेवकूफ, तुमने छिपने की हिम्मत की, चू याओ ने प्यार से चिल्लाया, और वह फूलों के बीच तितली की तरह जमीन पर लेट गई और उसे फिर से थप्पड़ मारा। सिद्धार्थ चू याओ की बातों से लगभग खुश हो गया। इतनी सुंदर महिला ऐसी बकवास कैसे कह सकती है? हालांकि सिद्धार्थ भी बहुत गुस्से में था। वह वास्तव में एक खूबसूरत महिला के प्रति क्रूर नहीं हो सकता था। अगर वह झो याओयांग होती तो वह उसे लात और घूंसे मार देता। सिद्धार्थ ने लगातार कई चालों को टाला और पाया कि हालांकि चू याओ की साधना उच्च थी, उसकी नींद बेहद कमजोर थी और उसकी वास्तविक साधना शायद क्यूई सभा के 5वें स्तर जितनी भी अच्छी नहीं थी। यद्यपि ये कदम चतुराईपूर्ण थे, फिर भी वे बहुत कठोर थे। जिस बात ने सिद्धार्थ को लगभग खून उगलने पर मजबूर कर दिया, वह यह थी कि चू याओ की हरकतें वास्तव में नियमित थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ चकमा दे रही थी या रोक रही थी, उसने अंत तक एक ही चाल का इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि उसकी रणनीति भी नहीं बदली, जिससे सिद्धार्थ कई बार लगभग हंस पड़ी। बेवकूफ, तुम किस बात पर हंस रहे हो? लंबे समय तक लोंग चेन को हराने में असफल रहने के बाद चू याओ ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। अब सिद्धार्थ के दर्द से भरे चेहरे को देखकर वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। तुम देहाती कमीने जो चालें भी नहीं जानते, तुमने चालों का उपयोग करके मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? सिद्धार्थ अंततः खुद को हंसने से नहीं रोक सका और उसका पिछला गुस्सा गायब हो गया। यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह इतनी दिलचस्प महिला से मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुस्कुराया। चू याओ इतनी क्रोधित हुई कि उसका चेहरा नीला पड़ गया।
उसने सिद्धार्थ के व्यवहार को सबसे बड़ा मजाक समझा। गधे! चू याओ गुस्से से चिल्लाई और अचानक उसने सभी चालों को नजरअंदाज कर दिया और सिद्धार्थ की ओर ऐसे दौड़ी जैसे वह किसी मार्शल आर्ट को बिल्कुल भी नहीं जानता हो। यह सिद्धार्थ की उम्मीदों से परे था। उसने पहले कभी इस तरह की लड़ाई नहीं देखी थी। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और चू याओ को बाहर धकेल दिया। किसने सोचा होगा कि चू याओ इस समय पागल जैसा था। उसने सिद्धार्थ के हाथों को नजरअंदाज किया और सिद्धार्थ पर झपटना जारी रखा। तो लोंग चेन के बड़े हाथ ने चू याओ की छाती को कसकर दबा दिया। कोमल स्पर्श और अभूतपूर्व अनुभूति ने सिद्धार्थ की आंखें चौड़ी कर दी। वह अंधा हो गया। चू याओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि एक जोड़ी विशाल हाथ उसके शरीर को ढक रहे हैं, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह एक गलतफहमी है, बिल्कुल एक गलतफहमी, सिद्धार्थ ने जल्दी से समझाया। हालांकि वह इतना घबरा गया था कि बोलने से पहले अपना बड़ा हाथ पीछे ले जाना पूरी तरह भूल गया। बेवकूफ, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। चू याओ ने अचानक सिद्धार्थ की बाह को गले लगा लिया, अपना चेरी जैसा मुंह खोला और सिद्धार्थ की बाह को जोर से काट लिया। अरे अरे, बंद करो, नहीं, बात करना बंद करो, आउच! सिद्धार्थ की बाह में बहुत दर्द हो रहा था। चू याओ ने सिद्धार्थ की बाह को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। लोंग चेन ने कई बार इसे टाला लेकिन असफल रहा। इसके बजाय यह और अधिक दर्दनाक होता गया। गुस्से में सिद्धार्थ भी चिंतित हो गया और बिना सोचे समझे उसने चू याओ के नितंबों पर थप्पड़ मार दिया। स्नैप! हाथ के लचीले स्पर्श ने सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ा दी, लेकिन उसके हाथ में तेज दर्द ने उसे तुरंत ठीक कर दिया। मुझे जल्दी से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा, सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में धमकी दी। चू याओ ने हल्के से कराहते हुए अपने नितंबों में तेज दर्द महसूस किया, लेकिन उसने सिद्धार्थ की बाह को नहीं छोड़ा और जोर से काटना जारी रखा। तीव्र दर्द का एक और झोंका आया और सिद्धार्थ गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना बड़ा हाथ घुमाया और लगातार 3 बार थप्पड़ मारे, इस बार बहुत जोर से। चू याओ दर्द से कराह उठा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। एक ओर वह दर्द में थी और दूसरी ओर उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन चू याओ को आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ द्वारा उसे 3 बार मारने के बाद उसने हिलना बंद कर दिया और चाहे उसने उसे कितनी भी जोर से काटा, वह हिला नहीं। थोड़ी देर बाद, शायद इसलिए कि उसका मुंह काटने से दर्द कर रहा था या शायद इसलिए कि वह थक गई थी, चू याओ ने धीरे से अपने चेरी होंठ ढीले कर दिए। सिद्धार्थ का हाथ अब खून से लथपथ हो गया था और उसकी आस्तीन पर खून के धब्बे लग गए थे। सिद्धार्थ ने आह भरते हुए कहा, क्या तुमने अपना गुस्सा निकाल दिया? चू याओ ने सिद्धार्थ को देखा और पाया कि उसके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वहां अकेलेपन का आभास था। किसी कारणवश उसका दिल थोड़ा कांप उठा। क्यों? तुम अब और नहीं लड़ते किसी कारण से? चू याओ ने वास्तव में ऐसा प्रश्न पूछा। चू याओ ने जैसे ही यह कहा, उसे पछतावा हुआ और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। मैं महिलाओं को पीटने में अच्छा नहीं हूं, सिद्धार्थ ने नाखुशी से कहा। यह कहने के बाद उसने अपनी आस्तीन फाड़ दी, जिससे उसका हाथ दिखाई दिया जिसमें मांस का एक टुकड़ा लगभग काट लिया गया था और उस पर पट्टी बांधने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा। सिद्धार्थ के शब्दों से चू याओ शर्म से लाल हो गई और उसका मूल गुस्सा किसी कारण से बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह देखकर कि सिद्धार्थ एक हाथ से उसकी बाह पर पट्टी नहीं बांध सकता, उसने अपना जेड हाथ बढ़ाया, सिद्धार्थ के हाथ से कपड़ा छीन लिया और धीरे से कहा, आओ मैं पट्टी बांधने में तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे अपनी मदद करने दें। चू याओ ने सिद्धार्थ के हाथ से कपड़ा लिया, धीरे से सिद्धार्थ की बाह पर पट्टी बांधी और झिझकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। किसी कारण से चू याओ के दिल में लोंग चेन बाकी सभी से अलग था। उसकी धारणा के अनुसार वह एकमात्र सेवक था जिसने उससे भिड़ने का साहस किया। सिद्धार्थ की जंगली आंखों से यह देखा जा सकता है कि सिद्धार्थ एक निडर व्यक्ति है, लेकिन वह चू याओ को फिर से चोट पहुंचाने के बजाय खुद को चोट पहुंचाना पसंद करेगा, जिसने अदृश्य रूप से चू याओ के दिल के नरम हिस्से को छू लिया। ध्यान से सोचने पर ऐसा लगा कि सिद्धार्थ ने कुछ भी गलत नहीं किया है। शायद उसे पूरी सच्ची कहानी समझ में नहीं आई। चू याओ के जीवन में यह पहली बार था कि उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैं सिद्धार्थ बोलने ही वाला था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऋणी नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम। चू याओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसे अभी भी अपनी छाती पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था,
जैसे कि वह एहसास अभी तक खत्म नहीं हुआ था। नहीं, मैं कहना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि यह मामला खत्म हो चुका है। तुम्हें और क्या चाहिए? चू याओ ने गुस्से से कहा। सुंदर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे बाएं हाथ पर काट लिया गया है, तुम मेरे दाहिने हाथ पर क्यों पट्टी बांध रही हो? लांग चेन ने असहाय भाव से कहा। चू याओ को तब एहसास हुआ कि उसने उलझन में गलत हाथ पर पट्टी बांध दी थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। सिद्धार्थ की असहाय अभिव्यक्ति को देखते हुए वह खुद को रोक नहीं सकी और धीरे से कोसने लगी। बुरे आदमी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं याद दिलाया? उसके बाद उसने लोंग चेन को फिर से पट्टी बांधी। हालांकि यह केवल त्वचा की चोट थी और दर्द के अलावा यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुराया। इस खूबसूरत लड़की में अभी भी कुछ विवेक था। वह थोड़ी सी आत्मयातना से उसे आसानी से पकड़ सकता था। वास्तव में सिद्धार्थ की अंगूठी में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के उपयोग के लिए उपचारात्मक दवाएं हैं, लेकिन उसने इस आत्मयातना रणनीति के कारण उन्हें बाहर नहीं निकाला। मूलतः लोंग चेन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और यदि नरम रणनीति काम नहीं करती तो वह कठोर रणनीति का सहारा लेने के लिए तैयार था। हालांकि यह लड़की वास्तव में उसके जाल में फंस गई, जो उसकी उम्मीदों से परे था। उसी समय पहली बार उसने शाही परिवार के बारे में अच्छी धारणा विकसित की और फुसफुसाया, वास्तव में आपके भाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। झो याओयांग आपके भाई के माध्यम से मुझे दबाना चाहता था। उसके बाद सिद्धार्थ ने संक्षेप में अपने और झो याओयांग के बीच के अतीत के बारे में बात की। इस बार सिद्धार्थ को सनसनीखेज होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसने हल्की आवाज में अपने कुछ अनुभव बताए। सिद्धार्थ, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें गलत समझा, चू याओ ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, जबकि मन ही मन वह खुद से बहुत मनमानी करने के लिए नफरत भी कर रही थी। कोई बात नहीं, मुझे तो इसकी आदत हो गई है, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। शब्द स्पष्ट थे, लेकिन उदासी भरी आंखों के साथ मिलकर उन्होंने लोगों पर अत्यंत गहरा दृश्य प्रभाव डाला और वे चौंका देने वाले थे। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति ने चू याओ को और भी अधिक दोषी महसूस कराया। ऐसा लगा जैसे वह किसी घायल व्यक्ति पर नमक छिड़क रही हो। वह बहुत दुखी हुई। हाँ, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिद्धार्थ हंसा। किसी कारण से सिद्धार्थ की मुस्कुराहट देखकर चू याओ और भी दुखी हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। अरे रो मत, क्या मैं बात करना बंद नहीं कर सकता? सिद्धार्थ को महिलाओं के रोने के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता था। एक क्षण के लिए वह घबरा गया और असमंजस में पड़ गया। क्या आप मुझे माफ करोगे? चू याओ ने दुहक से कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दुनिया की सबसे बुरी औरत है। मैंने पहले ही कहा है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। इसके पीछे बुरे लोग हैं। तुम्हें खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन कोई लेकिन नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। अगर यह सुखद है तो हमें इसे याद रखना चाहिए। अगर यह कष्टप्रद है तो हमें इसे भूल जाना चाहिए। मैं इन सभी वर्षों में इसी तरह से जी रहा हूं, सिद्धार्थ ने सांत्वना दी। धन्यवाद सिद्धार्थ, चू याओ ने अपने आंसू पोंछे, उसके सुंदर चेहरे पर खुशी झलक रही थी। चू याओ को देखकर सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। हालांकि चू याओ मिंग-क्यू से थोड़ी कमतर थी, फिर भी उसकी उपस्थिति बिल्कुल आश्चर्यजनक थी, खासकर जब वह मुस्कुराती थी। किसी भी व्यक्ति के लिए इससे प्रभावित न होना कठिन था। सिद्धार्थ को अचानक अपनी ओर शून्य दृष्टि से देखते हुए देखकर चू याओ ने असमंजस में पूछा, सिद्धार्थ, तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और वह 2 बार खांसा। क्या मैं सचमुच इतना सुंदर हूँ? चू याओ ने गंभीरता से पूछा, अपने जेड हाथ से अपने कानों के पीछे बालों की एक लट को टिकाते हुए। सिद्धार्थ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, यह बहुत सुंदर है, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या दूसरों ने ऐसा नहीं कहा? चू याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ लोग इसे हर दिन कहते हैं, लेकिन मैं उनकी हर बात पर विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो हर दिन मुखौटे पहनते हैं। जब चू याओ बोली तो उसके सुंदर चेहरे पर बेबसी की झलक उभरी, जिसे देखकर दिल टूट गया। वह पहले से बिल्कुल अलग 2 व्यक्तियों जैसी थी। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि चू याओ का ऐसा पक्ष होगा। चलो बैठने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। इस तरह खड़े रहना अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ ने एक साफ पत्थर ढूंढा और बैठ गया। चू याओ ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह बैठी, वह अचानक चीखी और फिर से खड़ी हो गई। सिद्धार्थ दंग रह गया। क्या? चू याओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया
और उसने गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारे कारण है। सिद्धार्थ तुरंत समझ गया और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन चुपके से अपने दाहिने हाथ से उसे कुछ बार रगड़ दिया, जैसे कि परमानंद अभी भी उसकी हथेली में बह रहा था। चू याओ ने अंतरिक्ष वलय से एक लंबा कंबल निकाला, पत्थर को उससे ढक दिया और फिर धीरे से बैठ गया। हालांकि जब उसने पत्थर को छुआ तो उसकी भौहें अभी भी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं और यह स्पष्ट रूप से अभी भी थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन यह पहले से बहुत बेहतर था। माफ कीजिए, सिद्धार्थ ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। उसने जो किया वह वास्तव में सज्जनता के विपरीत था, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी सज्जन बनने के बारे में नहीं सोचा था। इसके अलावा जब उसे काटा गया तो वह जल्दी में था, इसलिए यह पूरी तरह से एक अवचेतन क्रिया थी और वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति का फायदा नहीं उठाना चाहता था। मैंने तुम्हारे जितना क्रूर व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे जीवन में मुझे मारा है। जब चू याओ ने यह कहा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा शिकायत से भर गया। ठीक है, रो मत, नहीं तो मैं तुम्हें भी मुझे पीटने दूंगी। चू याओ को रोते हुए देखकर लोंगचेन ने जल्दी से कहा। अफ बाह, वहां कौन तुम्हें मारना चाहता है? तुम बहुत मतलबी हो। चू याओ सिद्धार्थ से खुश था। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से घूम गई। चू याओ को हंसते हुए देखकर सिद्धार्थ राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। एक राजकुमारी की गांड पर थप्पड़ मारने का मतलब था कि वह काफी साहसी था। सिद्धार्थ, भले ही तुम एक बुरे आदमी हो, मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे और तुम मुझे खुश करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कहोगे। क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? चू याओ ने अचानक बहुत गंभीरता से कहा। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, बशर्ते तुम मुझे अगली बार फिर से जाल में न डालो। सच कहूँ तो मुझे सच में डर था कि तुम मुझे छोड़कर नीचे फेंक दोगे, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। चू याओ भी मुस्कुराई। जब उसने सिद्धार्थ को नीचे फेंका था तो उसके दुखी चेहरे के बारे में सोचकर वह खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सकी। मुस्कुराहट के बाद ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी और चू याओ ने वास्तव में सिद्धार्थ को अपने भाई के साथ अपने कुछ अनुभव बताए। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उसके जीवन में पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिससे वह बात कर सकता था, इसलिए उसने सिद्धार्थ को बहुत कुछ बताया। चू याओ, आपको आखिरी बार महामहिम को देखे हुए कितना समय हो गया है? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। चू याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे तब से नहीं देखा है जब मैं 3 साल की थी और मैंने अपने भाई को एक बार भी नहीं देखा है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने नहीं पूछा। आखिरकार चू याओ के साथ विश्वास का रिश्ता अभी अभी स्थापित हुआ था और वह जल्दबाजी में कुछ संवेदनशील सवाल नहीं पूछ सकता था। वास्तव में सिद्धार्थ वास्तव में महल के अंदर की वर्तमान स्थिति जानना चाहता था और यह भी कि लॉन्ग परिवार को कौन निशाना बना रहा था। सिद्धार्थ हमेशा से यह जानना चाहता था। समय की गणना करने पर सम्राट के एकांतवास के 5 वर्ष बाद उसने लोंग तियानशियाओ को महल में वापस बुलाना शुरू किया, लेकिन उस समय लोंग तियानशियाओ ने शाही राजधानी में लौटने से इनकार करना शुरू कर दिया। इस बीच वास्तव में क्या हुआ? 10 साल से अधिक समय से मेरे पिता की कोई खबर नहीं मिली है। वह क्या कर रहा था? क्या उसने सचमुच मां और बेटे को छोड़ दिया था? हालांकि यह धारणा थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन लॉन्ग तियानशियाओ का दृढ़ चेहरा सिद्धार्थ के दिमाग में गहराई से अंकित हो गया था। वह निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं था। तो फिर ये सब किस लिए है? सिद्धार्थ को लगा कि वह एक बहुत बड़े रहस्य में उलझा हुआ है, लेकिन उसने इसे जल्दबाजी में उजागर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह सत्य के जितना करीब होगा, खतरा उतना ही अधिक होगा। इससे पहले कि वह ताकत हासिल कर ले, सिद्धार्थ को अभी भी छिपकर रहना होगा। सिद्धार्थ ने घुमा फिराकर महल में अन्य राजकुमारों की स्थिति के बारे में पूछा। चू याओ को स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ का उद्देश्य पता नहीं था और उसने सोचा कि सिद्धार्थ उसके बारे में चिंतित है, इसलिए उसने जो भी पूछा उसका उत्तर दिया। सिद्धार्थ खुद को थोड़ा दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। एक महिला को इस तरह धोखा देने से उसे असहज महसूस हुआ। बाद में उसने पूछना ही बंद कर दिया क्योंकि उसे डर था कि इससे वह और अधिक दोषी महसूस करेगा। चूंकि हम सत्य के और करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं। अब जबकि फेंगफू स्टार प्रारंभिक रूप से निर्मित हो चुका है और हमारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, हम कीमिया की गति को बढ़ा सकते हैं और फेंगफू स्टार को पोषित करना जारी रख सकते हैं। जब फेंगफू स्टार पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा तो वह रक्त जमावट पर हमला करने में सक्षम होगा। एक बार जब वह रक्त जमावट चरण में प्रवेश करेगा तो वह एक सच्चा योद्धा होगा। अब वह बहुत कमजोर हो गया है।
इसके अलावा उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे फेंगफू स्टार मजबूत होता गया, उसका शरीर भी मजबूत होता गया। फेंगफू स्टार एक झरने की तरह है। एक बार बनने के बाद यह लगातार उसके शरीर को पोषण देता रहता है। अब उनकी ताकत को असामान्य कहा जा सकता है। अब 9 सितारा आधिपत्य शारीरिक कला उनकी सबसे बड़ी निर्भरता बन गई है, लेकिन 9 सितारा आधिपत्य शारीरिक कला बहुत रहस्यमय है। उसकी स्मृति में केवल इसका अभ्यास करने की विधि ही है और वह इसके अलावा कुछ नहीं जानता। चू याओ 2 घंटे से अधिक समय तक लगातार बोलते रहे। अंततः उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि वह अपना संयम खो चुकी है और उसने सिद्धार्थ से सवाल पूछना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ दिलचस्प बातें बताईं, लेकिन अतीत के कष्टों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यह कहना होगा कि सिद्धार्थ में वाक्पटुता की अद्भुत प्रतिभा थी, जिसके कारण चू याओ समय समय पर चांदी की घंटी की तरह हंसता रहता था। शुरुआत में स्वेच्छाचारी और मनमौजी राजकुमारी अचानक एक प्रेम में पड़ी हुई युवा लड़की में बदल गई, मानो वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। जब सूरज धीरे धीरे डूबने लगा तो उन दोनों को समय बीतने का एहसास हुआ। चू याओ ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, सिद्धार्थ, क्या मैं भविष्य में आपके साथ आकर खेल सकता हूँ? सिद्धार्थ थोड़ा हिचकिचाया। वह शाही परिवार के बहुत करीब नहीं जाना चाहता था। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन चू याओ की उम्मीद भरी आंखों को देखकर वह मना नहीं कर सका और मुस्कुराते हुए बोला, बेशक, लेकिन यह हम दोनों के बीच का रहस्य है। जब चू याओ ने सुना कि सिद्धार्थ ने आगे क्या कहा, तो उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। उसकी सुंदर आंखें थोड़ी सी उलझन भरी थीं और उनमें घबराहट की झलक थी। वह फुसफुसाकर बोली, तो फिर चलो वापस चलें। पहले तुम वापस जाओ, मैं पैदल चलूंगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। यदि उसे राजकुमारी के साथ एक ही घोड़े पर सवार पाया गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चू याओ को भी स्पष्टतः इसका एहसास था। उसने धीमी आवाज में सिद्धार्थ को अलविदा कहा, हिरियर की पीठ पर कूद गई और उड़ गई। सिद्धार्थ ने उस आकृति को धीरे धीरे गायब होते देखा। उसे अपने दिल में असहजता महसूस हुई। काफी देर बाद वह राहत की सांस लेकर अपने घर लौट आया। हालांकि जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि अनगिनत कुलीन सैनिकों ने पूरे जेन्युआन मार्क्विस हवेली को घेर लिया है। सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलकने लगी। मेरा मूड जितना खराब होगा, आप आग में उतना ही घी डालेंगे। चूंकि तुम मृत्यु की तलाश में हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसके हृदय में क्रोध अब और दबा नहीं सका और वह सीधे मार्क्विस के भवन के द्वार पर पहरा दे रहे विशिष्ट सैनिकों की ओर दौड़ा। जेन्युआन मार्क्विस हवेली के सामने सैकड़ों कुलीन सैनिकों ने पूरी हवेली को घेर लिया। चांदी के कवच में एक अधेड़ उम्र का आदमी घोड़े पर बैठा घमंड भरे चेहरे से मैडम लॉन्ग को देख रहा था। श्रीमती लांग उस पीले चेहरे वाले आदमी से कुछ कह रही थीं। उसके पीछे बाओर और परिवार के अन्य सदस्य चमकीले कवच पहने लोगों को भय के भाव से देख रहे थे। जब सिद्धार्थ प्रकट हुआ तो उस आदमी की आंखें चमक उठीं और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, सिद्धार्थ, तुमने बिना किसी कारण के राजकुमार झो याओयांग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुझे तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्लैंग। सैकड़ों लंबी तलवारें गर्जना के साथ बाहर आईं और पूरा दृश्य एक जानलेवा माहौल से भर गया, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ये सभी लोग उच्च श्रेणी के सैनिक थे और इनके मुंह से खून की तीव्र गंध आ रही थी। श्रीमती लांग ने ऐसा हत्यारा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा तुरंत ही कागज की तरह पीला पड़ गया और वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। यदि बाओर ने उसका समर्थन नहीं किया होता तो वह स्थिर रूप से खड़ी नहीं रह पाती। सिद्धार्थ ने अपने सामने चमकती तलवार को नजरअंदाज किया और अपनी मां के पास चला गया। उसकी आंखों में डर देखकर सिद्धार्थ के दिल में दर्द महसूस हुआ। मां, कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक सपना है। जब आप जाग जाएंगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। सिद्धार्थ ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा। सिद्धार्थ की आवाज के साथ एक कोमल आत्मिक शक्ति आई और श्रीमती लॉन्ग की पलकें तुरंत महसूस हुई जैसे कि उनका वजन 1000 पाउंड से अधिक था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। बाओएर, आंटी झांग, कृपया मेरी मां की मदद करें। सिद्धार्थ अपनी मां को भयभीत नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी आत्मा की शक्ति से उसे सम्मोहित कर लिया। अन्यथा एक नश्वर प्राणी के रूप में उसकी मां के लिए ऐसा सदमा सहन करना कठिन हो जाएगा और उसके बीमार होने की पूरी संभावना होगी। बाओएर ने सिद्धार्थ का आदेश प्राप्त किया और झांग मां के साथ मिलकर मैडम लॉन्ग को अंदर आने में मदद की। सिद्धार्थ ने सभी से दरवाजा बंद करने को कहा।
घोड़े पर बैठे आदमी को देखकर और उस पर खून का हल्का सा निशान महसूस करके सिद्धार्थ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह तो बस आधे कदम का खून का जमना है। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने यह सब किया था और उसका आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं था, आदमी ने उसे लापरवाही से देखा और वह अपनी आंखें छोटी करने से खुद को रोक नहीं सका। सिद्धार्थ, अब जब तुमने एक जघन्य अपराध किया है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम मेरा खुद कार्रवाई करने का इंतजार कर रहे हो? आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। जनरल, आप तो बस एक मामूली जनरल हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो एक कुत्ता। खुद को जनरल कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट करना चाहते हैं? सिद्धार्थ ने उस आदमी की नाक की ओर इशारा किया और गाली दी। फेंगमिन साम्राज्य में जनरलों के बीच डिप्टी जनरल सबसे निम्न आधिकारिक पद है। उसके पास न तो योग्यता है और न ही वास्तविक शक्ति। साफ शब्दों में कहें तो वह एक छोटे कप्तान मात्र हैं। लेकिन जब उसे लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया तो वह इतना उत्साहित था कि वह उसे यह जनरल कहकर पुकारता रहा। उसे पहले से ही इसकी आदत हो गई थी। अब सिद्धार्थ के शब्द जहरीले तीर की तरह थे जो उस व्यक्ति के दिल में चुभ रहे थे, जिससे उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक सैन्य शिविर में कष्ट सहन किया था। अब अंततः उन्हें रक्त जमावट के क्षेत्र से बाहर निकलने का अवसर मिला और अपवादस्वरूप उन्हें डिप्टी जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अब जिसे वह अपना सबसे बड़ा सम्मान मानता था वह था पैरों तले कुचला जाना, जिससे उसे मारने की तीव्र इच्छा हुई। सिद्धार्थ, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो, उस आदमी ने दांत पीसकर कमर पर लगी तलवार को हाथ से दबाया। अगर तुमने तलवार खींचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। सिद्धार्थ अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, उस आदमी को देख रहा था और बहुत गंभीरता से बोला। उसकी आवाज जोरदार नहीं थी और उसमें क्रोध का कोई निशान नहीं था, लेकिन वह अद्वितीय आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम मौत की तलाश में हो। वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, अपना हाथ बढ़ाया और घोड़े की पीठ पर दबाव डाला। वह चील की तरह सिद्धार्थ पर झपटा और उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा का संचार हुआ और एक हल्की रक्त ऊर्जा उभरी। यह स्पष्ट था कि उस व्यक्ति ने रक्त जमावट क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग किया था। सिद्धार्थ की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और मुक्का मारा। धमाका! दोनों मुट्ठियां टकराईं, चारों दिशाओं में तेज हवा चली और एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। दोनों को एक दूसरे के बल से कई कदम पीछे धकेल दिया गया। सिर्फ इन 2 तरकीबों से तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लांग चेन ने उपहास किया। आदमी का चेहरा बदल गया। वह इतने गुस्से में थे कि उनके फेफड़े फटने वाले थे जब एक लड़के ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें बेकार कहा। भाड़ में जाओ! खड़खड़ाहट के साथ लंबी तलवार बाहर आई और एक ठंडी रोशनी सिद्धार्थ के सिर पर पड़ी। सीटी बजाती हवा लोगों के कान के पर्दों को छेद रही थी और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। यह वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने जमीन को छुआ और उस आदमी के हमले से बचते हुए भूत की तरह 1 दर्जन फीट पीछे हट गया। इस बार वह पीछे हटा, उसने नवसीखी गई पवनपी छाकदम का प्रयोग किया। यद्यपि वह एक नौसिखिया था, लेकिन सिद्धार्थ ने पिल सम्राट की यादों को एकीकृत कर लिया था और मानव शरीर के मेरिडियन के चलने के मार्गों में बेहद कुशल था। उनका कौशल इतना परिपक्व था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न नहीं था जो दशकों से अभ्यास कर रहा हो। वह एक कदम आगे बढ़ा और सीधे एक सैनिक के सामने आया और सैनिक को मुक्का मार दिया। सिपाही घबरा गया और उसने जल्दी से अपना चाकू उठाकर उसे रोक लिया। हालांकि अचानक उसकी हथेली हिली और उसके हाथ की लंबी तलवार गायब हो गई। जब उसने सिद्धार्थ की ओर देखा तो वह पहले से ही लंबी तलवार पकड़े हुए जनरल पर भयंकर वार कर रहा था। स्विश! डिप्टी जनरल ने अभी अभी अपनी तलवार से हवा पर वार किया था और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, सिद्धार्थ पहले ही पीछे हट गया, तलवार छीन ली और एक ही बार में वार कर दिया। सीटी बजती हवा अंतरिक्ष में फैल गई, जिससे वह भयभीत हो गया और उसने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जोरदार धमाके के बाद डिप्टी जनरल को एक अदम्य शक्ति का आभास हुआ और वह चाकू के कारण कई फीट दूर लुढ़कता हुआ उड़ गया। जैसे ही उसने अपना शरीर स्थिर किया, उसे अचानक कमर में ठंडक महसूस हुई। जीवन और मृत्यु के अपने वर्षों के अनुभव पर भरोसा करते हुए उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार चला दी। एक और जोरदार धमाका हुआ, चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं और एक ठंडी रोशनी कई दर्जन फीट दूर जाकर एक पुराने पेड़ पर अटक गई।
डिप्टी जनरल ने अभी अभी अपनी अद्भुत अंतर्ज्ञान से सिद्धार्थ की तलवार को रोक दिया था, लेकिन वह सिद्धार्थ की भयानक शक्ति का विरोध करने में असमर्थ था। उसकी अंगुलियों की पोरें टूट गईं और उसकी लंबी तलवार गिर गई। इस समय डिप्टी जनरल में अब वह अहंकार और आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था, और उसका चेहरा भय से भर गया था, क्योंकि उसने अपने सामने एक ठंडी रोशनी देखी जो मौत की धार की तरह थी। नहीं, अफ! भयभीत आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी, लेकिन जनरल का सिर पहले ही ऊंचा उठ चुका था। उसका चेहरा भय और अनिच्छा से भरा था। इससे पहले कि उसकी आत्मा अंधकार में डूब जाए, उसे अचानक याद आया कि सिद्धार्थ ने पहले क्या कहा था, यदि तुमने अपनी लंबी तलवार का उपयोग करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अब अंततः उसे इस बात पर विश्वास हो गया। सिद्धार्थ उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, और उसने जो कहा वह सच था। दुर्भाग्यवश उसे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। प्लॉप की आवाज के साथ सिरविहीन लाश जमीन पर गिर पड़ी, और सिर काफी देर तक हवा में घूमता रहा, फिर जमीन पर गिरकर दूर तक लुढ़क गया। सभी सैनिक एक क्षण के लिए अचंभित रह गए। उनका नेता सड़क पर मृत पड़ा था और सभी के हथियार अस्थिर थे। उन्होंने भी खून देखा था, लेकिन आज जैसा खून खराबा उन्होंने कभी नहीं देखा था। शुरू से लेकर अंत तक सिद्धार्थ का चेहरा शांत रहा, और उसने पलक भी नहीं झपकाई। यह तो दांत पीसने से भी अधिक भयानक था। सिद्धार्थ, तुमने मेरे प्रिय जनरल को मारने की हिम्मत की। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हारे झेन्युआन मार्क्विस हवेली को नष्ट कर दूंगा? अचानक दूर से एक क्रोधित चिल्लाहट सुनाई दी, और एक गरिमामय चेहरे वाला अधेड़ व्यक्ति दर्जनों बलवान आदमियों के साथ इस ओर चला आया। आखिरकार बाहर आने को तैयार हो? सिद्धार्थ ने मन ही मन उपहास किया। जब वह पहली बार वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोग करके आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि कोई व्यक्ति दूर छिपकर देख रहा था। मार्क्विस ऑफ द वाइल्डरनेस, आप वाकई मार्क्विस ऑफ द वाइल्डरनेस कहलाने के हकदार हैं। मैंने वाकई आपके अनुचित रवैये के लिए आपको गलत मार्क्विस नहीं बनाया। सिद्धार्थ ने अपने घर के सामने पत्थर के शेर के सहारे झुकते हुए आलस से कहा। सिद्धार्थ, आज तुमने लिटरेचर हॉल में 7वें राजकुमार को नाराज किया, मेरे बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और अब तुमने मेरे प्रिय जनरल को भी मार डाला है। भले ही तुम आज वाक्पटु हो, तुम अपने अपराध से बच नहीं सकते। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें बचाने कौन आ सकता है, मार्क्विस ऑफ सेवेजरी ने चिल्लाया। इस मार्क्विस को, जो कभी अपने पिता की तरह ही प्रसिद्ध था, देखकर लोंग चेन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव झलका। क्या आप सोचते हैं कि अपने घटिया कौशल के साथ आप मेरे पिता की तरह प्रसिद्ध हो सकते हैं? भाड़ में जाओ। झो चेंगकिंग, क्या तुम उम्र बढ़ने के साथ पीछे की ओर जा रही हो? क्या मुझे, सिद्धार्थ को, अब भी किसी की जरूरत है जो मुझे बचा सके? तुम बहुत बेवकूफ हो। सिद्धार्थ ने उसकी बाहों में हाथ डाला, जेड टोकन निकाला, और उससे कहा, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो, अपनी नाक की आंख और अपने नितंब की आंख, और स्पष्ट रूप से देखो कि यह क्या है। बर्बर मार्क्विस झो चेंगकिंग ने कीमिया भट्टी के पैटर्न के साथ उत्कीर्ण जेड टोकन को देखा, और उसका चेहरा सदमे से भर गया। यह कैसे संभव है? दंतु नामपट्टिका आपके पास कैसे हो सकती है? यह नकली होगी, झो चेंगकिंग गुस्से से चिल्लाया। बेवकूफ, लगता है तुम वाकई बूढ़े हो गए हो। तुम्हारी 5 आंखें हैं, 4 छोटी और 1 बड़ी, और तुम साफ नहीं देख सकते। मैं दयालु हूं और तुम्हें साफ देखने दूंगा। यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने सीधे झो चेंगकिंग की ओर जेड टोकन फेंक दिया। झो चेंगकिंग ने जेड टोकन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ध्यान से जांचा, और अंततः उसका चेहरा सदमे से भर गया। एक मार्क्विस होने के नाते वह अल्केमिस्ट गिल्ड की पहचान प्लेट को कैसे नहीं पहचान सका, लेकिन यह वास्तव में पहचान के कारण ही था कि उनके चेहरे में व्यापक परिवर्तन आया। नामपट्टिका पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम युनक्यू था। फेंगमिंग साम्राज्य का कोई भी प्रमुख व्यक्ति क्या उस गुरु को नहीं जानता होगा? यहां तक कि सभी राजवंशों के सम्राटों को भी अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष के प्रति सम्मान रखना पड़ता था, जिससे पता चलता है कि साम्राज्य में अल्केमिस्ट गिल्ड कितना सम्मानित था। यदि किसी देश को अल्केमिस्ट गिल्ड का समर्थन नहीं मिलता है तो वह जल्द ही अन्य साम्राज्यों द्वारा निगल लिया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि अल्केमिस्ट गिल्ड साम्राज्य की श्रद्धांजलि है। झो चेंगकिंग, क्या अब तुम्हें समझ में आया? क्या तुम मुझे नेमप्लेट लौटा सकते हो? सिद्धार्थ ने चकित मनहुआंग हो पर व्यंग्य किया। मनहुआंग हो का चेहरा बदसूरत हो गया। वह जेड टोकन को कुचलना चाहता था और सिद्धार्थ को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि कोई नहीं जानता था कि सिद्धार्थ ने नामपट्टिका कैसे प्राप्त की, लेकिन नामपट्टिका से यह साबित हो गया कि सिद्धार्थ कीमियागर संघ का सदस्य था, जो साम्राज्य के कानूनों से ऊपर था, और उसे उससे निपटने का कोई अधिकार नहीं था।
मनहुआंग हो द्वारा सौंपे गए जेड पेंडेंट को लेते हुए जैसे कि उसकी मां मर गई हो, सिद्धार्थ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, झो चेंगकिंग, आपके अधीनस्थों ने एक कीमियागर की हवेली को घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया। यदि आप मुझे आज स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं कल कीमियागर गिल्ड से फेंगमिन साम्राज्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन करूंगा। झो चेंगकिंग का चेहरा काफी बदल गया। अल्केमिस्ट गिल्ड के प्रतिबंध बहुत भयानक थे। वे कुछ समय तक साम्राज्य को गोलियां देने से इनकार कर देंगे, जो साम्राज्य के जीवन की मांग करने के समान था। मुझे इस मामले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। यह पूरी तरह से उस बदमाश का काम था जिसने अपनी मर्जी से ऐसा किया। मैं वापस जाकर इसका कारण पता लगाऊंगा और जल्द ही राजकुमार को स्पष्टीकरण दूंगा। अब जबकि सिद्धार्थ की एक विशेष पहचान बन गई है, मनहुआंग हो के पास अपना गुस्सा निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अरे, यह आदमी कितना बेशर्म है, वह बिना पलक झपकाए अपना मल खा सकता है। पहली बार सिद्धार्थ ने इस बर्बर राजकुमार की प्रशंसा की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 10 साल से भी अधिक समय पहले वह रक्त जमावट के क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति थे और अब भी वह रक्त जमावट के क्षेत्र में ही हैं। ऐसा लगता है कि वह कई वर्षों से मल खाने का अभ्यास कर रहा है। आप कैसे जांच करते हैं, यह आपका मामला है। कल सुबह उठने से पहले मेरे घर का सामने का दरवाजा साफ होना चाहिए, अन्यथा आप जानते हैं कि परिणाम कितने गंभीर होंगे। सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली। इस बेशर्म बूढ़े लोमड़ी के साथ बकवास बात करने के लिए वह बहुत आलसी था। यह कहकर वह सीधे हवेली में वापस चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। आज वह सचमुच परेशान था। वह सुबह लिटरेचर हॉल में, दोपहर को लोक्सिया माउंटेन में और रात को अपने घर के दरवाजे पर सेक्स करता था। यह दिन में 3 बार होता था, जो वास्तव में कष्टप्रद था। हालांकि दोपहर वाला दृश्य अभी भी काफी कामुक था। लोंग चेन के गायब होने के बाद मनहुआंग हो का चेहरा पीला पड़ गया। वह न केवल अपेक्षित परिणाम पाने में असफल रहा, बल्कि स्वयं को मुसीबत में भी डाल लिया। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? करो, अपनी बहन को करो। जल्दी से इस जगह को साफ करो। जमीन पर पड़े खून को साफ करो, भले ही तुम्हें उसे अपनी जीभ से चाटना पड़े। जंगल की रानी क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं था। अंततः उसे अपनी भड़ास निकालने के लिए एक जगह मिल ही गई। जोर जोर से गालियां देने के बाद वह अकेली ही वहां से चली गई और पीछे रह गए स्तब्ध लोगों का एक समूह। अरे, वह छोटा जानवर अल्केमिस्ट गिल्ड का सदस्य कैसे बन गया? यह तो परेशान करने वाली बात है। मनहुआंग हो ने अपने दिल में बुदबुदाया। कुछ देर सोचने के बाद जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वह उठ खड़ा हुआ और महल की ओर चल दिया।